नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले दो वीडियोज में हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ा है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के वायसरायों के बारे में। 1858 ईस्वी में, जैसा मैंने बताया था कि 1858 ईस्वी में एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका पद नाम बदल करके और भारत के वायसराय कर दिया गया था। तो 1858 से लेकर के और 1947 तक भारत में जितने भी वायसराय हुए, अंग्रेज वायसराय, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि उनके कालखंड की प्रमुख घटनाएं क्या रही हैं। और साथ ही इस वीडियो के अंत में आप लोगों को नोट्स भी दे दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेगा। जितने भी दो वीडियोज पहले डाले जा चुके हैं उनका भी संबंधित नोट्स जो है उन्हीं वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गूगल ड्राइव का लिंक होगा जिसको कि आप क्लिक करके और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर गूगल पर आपका अकाउंट है तो आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी दे दूं कि आज शाम 4 बजे, जी हां, आज 28 तारीख है, तो आपको याद होगा 28 अप्रैल शाम 4 बजे से कोविन पोर्टल पर या फिर आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जरूर से जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी और वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आप कोरोना वायरस के प्रति इम्यून हो जाते हैं। उसके बाद आपको कोरोना वायरस से संक्रमित होने का चांस जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। और यदि आप संक्रमित होते भी हैं तो भी आपके जान पर कोई भी आफत नहीं आती है, हल्का फुल्का बुखार वगैरह होकर के छूट जाता है। ठीक है, तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवा लीजिए। आज शाम 4 बजे से पोर्टल पर शुरुआत हो रही है। कोविन पोर्टल याद रखिएगा, COWIN, cowin.gov.in जो पोर्टल है उस पर आप जा सकते हैं, या फिर आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी आप कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। और आरोग्य सेतु ऐप में ही एक आपका ऑप्शन है कोविन का भी, तो वहां पर भी जाकर के आप करा सकते हैं। वैसे पूरी डिटेल किस प्रकार से कराना है, क्या कराना है, वो सब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। आपको केवल और केवल अपना आधार नंबर देना है और एक नंबर से आप 4 सदस्यों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक ही नंबर से परिवार के 4 सदस्यों का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए या फिर 4 मित्रों का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि सब लोगों का एक ही सेंटर पर मिल जाए। और सेंटर भी आप अपने मर्जी से चुन सकते हैं। अपने घर के पास का सेंटर चुन लीजिए और वहां पर जाकर के वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है लोगों की मदद करने का, मुफ्त सेवा मैं दे रहा हूं। तो इसके बदले आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने आसपास के लोगों को खाना खिलाइए। कोई भी सेवा यदि कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, कोविड पीड़ितों की, कोरोना पीड़ितों की, तो जरूर से जरूर कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। और पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिनको भी जरूरत है। गांव के लोग जिनका भी कोचिंग बंद है या फिर पढ़ाई बाधित है, उनको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा लाभ हो सकता है। आपको हो सकता है ज़रूरत ना भी हो, लेकिन बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 ऐसा ज़रूर कीजिए। आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ PCS एडुकेयर में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ब्रिटिश कालीन प्रशासकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। 2 वीडियो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं और आप सामने देख सकते हैं कि सारा का सारा नोट्स तैयार है। ठीक है, आप यदि लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और जितना अभी आपका वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल के गवर्नर्स के बारे में है। ठीक है, ये नोट्स तैयार है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में भी नोट्स तैयार है। और फिर आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल जितने थे उनका भी नोट्स तैयार है। सारा नोट्स मैंने तैयार कर दिया है और अब बस आपको देना है। वीडियो आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के वायसराय के बारे में। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग जरूरतमंद हैं उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो।
मई 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया एवं 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रकार भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखें तो कालखंड जो है वो इनका 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी या 1856 से लेकर 1858 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था तथा इसी के समय में 1857 में विद्रोह हुआ था, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय में कौन था गवर्नर जनरल? तो वह था लॉर्ड कैनिंग, सॉरी गवर्नर जनरल, हाँ उस समय तो गवर्नर जनरल ही था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी जो है वह लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था, याद रखिएगा। बंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना इसने करवाई थी। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 ईस्वी में तथा फौजदारी विधि संहिता भी इसी के समय में निर्मित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इंडियन पिनल कोड तो निश्चित रूप से याद रखिएगा। 1858 ईस्वी का एक्ट भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लागू हुआ था, जिसके तहत भारत की सत्ता जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। 1861 ईस्वी भारतीय परिषद अधिनियम तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना इसने करवाई थी, याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में। 1862 से लेकर 1863 तक इनका कालखंड था। इसके समय में बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। बहावी आंदोलन के बारे में जब बीपीएससी का नोट्स हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, तो उस समय विशेष रूप से बताऊंगा, और जब हम लोग आगे आएंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में तब भी हम लोग देखेंगे। इसकी मृत्यु 1863 ईस्वी में पंजाब में हो गई थी और भारत में जो कि मृत्यु हुई थी इसकी, इसलिए यह पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सर जॉन लॉरेंस के बारे में, जिसका कालखंड है 1864 से लेकर के 1869 ईस्वी। इसके कालखंड में 1866 में उड़ीसा, 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था और इसलिए इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। बहुत सारे अकाल आयोगों के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें अलग अलग इंसानों के नेतृत्व में, अलग अलग अंग्रेजों के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन बार बार किया गया था। 1865 ईस्वी में इसने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करवाई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत 1865 ईस्वी में हुई थी और यह किसके समय में हुई थी? तो सर जॉन लॉरेंस के समय में हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो। इसके बारे में 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1869 से 72 ईस्वी इसका कालखंड, सबसे पहले तो यही याद रखना है। उसके बाद भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक जो है वह कहा जाता है लॉर्ड मेयो को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, भारतीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई थी, यह भी पूछा जा सकता है। मेयो कॉलेज नाम ही है तो लॉर्ड मेयो, तो ये तो समझ में आता है, लेकिन अजमेर में करवाया था यह पूछा जा सकता है। 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना जो है वह इसी के समय में शुरू हुई थी और आगे हम लोग देखेंगे नियमित जनगणना जो है वह रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम में शुरू हुई थी 1881 से। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम जनगणना जो है वह शुरू हुआ था 1872 ईस्वी से, लॉर्ड मेयो के समय से। यह पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1872 ईस्वी में ही कृषि विभाग की स्थापना इसने करवाई थी, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही अंडमान में एक अफगान के द्वारा चाकू घोंपकर कर दी गई थी और इसकी भी हत्या चूंकि भारत में ही हुई थी तो यह पूछा जाता है और यह कई बार पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के बारे में। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका कालखंड जो है वो 1872 से 76 ईस्वी तक, 1872 से 1876 ईस्वी। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो इसके शासन काल में पारित हुआ था, जिसके तहत अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेटिव मैरिज एक्ट, यह पूछा जा सकता है। पंजाब में कूका विद्रोह जो है वो 1872 ईस्वी में इसी के कालखंड में हुआ था। जब हम लोग जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पर कूका विद्रोह जो है वह इंपॉर्टेंट विद्रोह के रूप में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब में
कुका विद्रोह कहां पर हुआ था, तो पंजाब में। और कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी। तो याद रखिएगा, इसने आयकर यानी कि इनकम टैक्स को समाप्त कर दिया था। और इसी के समय 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। एक बार और प्रिंस ऑफ वेल्स आएंगे भारत में, आगे भी हम लोग देखेंगे। तो पहली बार जो है प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 ईस्वी में आए थे, याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन लॉर्ड लिटन जो है वह क्रूर शासक था। 1876 से लेकर 1880 के बीच में जो है इसका कालखंड है। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, इसके जस्ट बाद लॉर्ड रिपन आता है। तो लॉर्ड रिपन अच्छा इंसान था, सज्जन रिपन उनको कहा भी जाता है। और यह जो लॉर्ड लिटन था यह बड़ा बदमाश आदमी था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं साहित्यकार था, जिसे साहित्यकारों में ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। तो अंग्रेज था, साहित्यकार था, ओवेन मेरेडिथ इसको कहते हैं, याद रखिएगा। इसके शासनकाल में बंबई, मद्रास, हैदराबाद और मध्य भारत और पंजाब में भयानक अकाल पड़ा था। और इसी को देखते हुए 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इसने अकाल आयोग का गठन किया था। और यह अकाल आयोग जो है वह पूछा जा चुका है। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में अकाल आयोग पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। 1877 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इसने किया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। कैसरे हिंद की उपाधि और किस भारतीय नेता को दिया गया था, आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण दुर्घटना के बाद जो है अपना कैसरे हिंद का उपाधि लौटा भी दिया था। थोड़ा हिंट भी मैं दे देता हूं, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बताते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर दूंगा। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर इसने 19 वर्ष कर दी थी। अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना इसने कराई थी 1878 ईस्वी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाकर इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब आप अंग्रेजों के खिलाफ जो है कुछ भी नहीं छाप सकते, ऐसा कुछ भी नहीं छाप सकते जिससे जन भावनाएं जो है वो भड़कती हों, अंग्रेजों के खिलाफ लोग होते हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं छाप सकते आप। अगर कोई छापता था तो उसका रेड मार करके प्रेस बंद करवा दिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी इसने लागू करवाया था, जिसके आधार पर जो है बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यह मैंने बोला ना, बड़ा ही क्रूर आदमी था और बड़ा ही पागल आदमी था। आगे रिपन जो है वो ठीक आदमी था, इसने जो जो प्रतिबंध लगाया और रिपन ने सारा प्रतिबंध हटा दिया। तो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बना। 1881 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत, जैसा मैंने बताया था यहाँ पर नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और वो जो था वह प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर फिर देखते हैं 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रथम कारखाना अधिनियम फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में। फिर है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों याद रखिएगा। 1882 ईस्वी में इसने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और प्रेस की स्वतंत्रता को पुनः बहाल कर दिया। तो मैंने बोला ना, लिटन ने जो जो खत्म किया उसको रिपन ने सही किया, तो इसलिए इनको सज्जन रिपन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग कि जो नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने क्या कहा है इनके बारे में। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो है वह 19 वर्ष से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष इन्होंने कर दी थी 1882 ईस्वी में। तो लिटन ने घटा दिया था, 21 से 19 कर दिया, रिपन ने 19 से 21 कर दिया। तो ये दोनों में कंफ्यूज भी होता है, लिटन और रिपन। तो याद रखिएगा, पहले लिटन बाद में रिपन। लिटन ने जो भी खराब किया वो रिपन ने ठीक कर दिया, ठीक है। 1882 ईस्वी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इनके समय में हुई थी, याद रखिएगा। 1882 ईस्वी में शिक्षा सुधारों के तहत विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन। तो हंटर आयोग भी कहा जाता है इसको, और इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब शिक्षा सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। सुधार क्या है, तो बिगाड़ ही रहा था, अंग्रेज लोग जो है भारतीय शिक्षा पद्धति को समाप्त कर रहा था, लेकिन फिर भी जो भी है शिक्षा सुधार ही इतिहासकार लिखते हैं, तो हम लोग भी उसी के तहत इसको पढ़ेंगे। इसके समय का एक महत्वपूर्ण घटना है श्वेत विद्रोह, क्योंकि इल्बर्ट बिल जो है वह इसी के समय में आया था और इसमें कहा गया था कि जो यूरोपीय भी होंगे उनका भी जो मुकदमा है वह भारतीय न्यायाधीश सुनवाई कर सकेंगे, है ना। तो यह इल्बर्ट विधेयक था, लेकिन इसका विद्रोह जो है
इसके विरोध में जो है विद्रोह किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि भैया हम लोग तो यूरोपवासी हैं, भारतीयों से सुप्रीम हैं, तो हमारा सुनवाई कोई भारतीय कैसे कर सकता है। तो भैया इसको लेकर के जो है विद्रोह कर दिया गया और अंत में जो है इल्बर्ट विल को वापस लेना पड़ गया था। ठीक है, तो इसी को जो है श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। ठीक है, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसे सज्जन रिपन भी प्रेम से कहा करते थे भारतीय लोग। आगे देखते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। 1884 से लेकर 1888 ईस्वी, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना तो यही हो गई। इसके अलावा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी तक जो है वह इसी के समय में हुआ था और बर्मा को पराजित कर अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1885 ईस्वी में बंगाल, अवध तथा पंजाब कृषि अधिनियम भी पारित किए गए थे लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। आगे देख लेते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में। तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1888 से 94 इसका कालखंड था। डुरंड रेखा का निर्धारण जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में इसी के समय में किया गया था और अब तो खैर पाकिस्तान अलग हो चुका है भारत से, तो अब जो है डुरंड रेखा जो है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, याद रखिएगा। 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था जिसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, याद रखिएगा। 1891 ईस्वी। वैसे सारा एक्ट जो है वो मैं याद करा दूंगा आपको, लास्ट में एक लिस्ट मैंने बनाया है। 1891 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री एक्ट, दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किया गया, पारित किया गया, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था कर दी गई। तो यह एक्ट जो था वह कुछ हद तक ठीक था। 1893 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना की गई थी। यह मैंने आज तक देखा नहीं कि कहीं पूछा गया है, लेकिन याद रखिएगा, क्या पता आयोग थे तरही पर उतर है तो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मैंने कहा था। आगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में देखें तो 1894 से लेकर 99 ईस्वी तक जो है इसका कालखंड है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी। यह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बराबर पूछा भी जाता है, तो याद जरूर रखिएगा। इसके समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था और इसने लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके जो पीसीएस आयोग हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉयल कमीशन। आगे देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1899 से लेकर 1905 ईस्वी इसका कालखंड। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में इसने सिंचाई आयोग का गठन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंचाई आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा नामक स्थान पर एक कॉलेज की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। शिक्षा सुधारों के अंतर्गत हम इसको भी पढ़ेंगे, याद रखिएगा। फिलहाल 1902 ईस्वी सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन, और यह पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सर टॉमस रैले। 1900 ईस्वी में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। अकाल आयोग तो बहुत बार गठित किया गया और सारा कुछ याद रखना। रिचर्ड स्ट्रेची वाला जरूर याद रखिएगा, बाकी याद रखिए या ना रखिए। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम पारित किया गया, यह याद रखिएगा। आगे 1904 ईस्वी में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वह 1904 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के समय में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी निर्माण हुआ था। तो जितना विक्टोरिया मेमोरियल इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता की शान कहा जाता है उसको, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल जितना इंपॉर्टेंट उतना ही जो है यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा।
सहकारी उदार समिति अधिनियम जो है इसी के समय में पारित किया गया। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया, शोक दिवस पूरे बंगाल में मनाया गया, कह सकते हैं कि पूरे भारत में ही मनाया गया। बंगाल का विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई किसी को भूलना नहीं चाहिए ये बात, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बंगाल विभाजन इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी जो है बंगाल के चुनाव में यह जो है उठाया जाता है, ठीक है। ममता बनर्जी ने उठाया था इस टाइम में भी, कि जिस प्रकार से बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, अंग्रेजों ने किया था, वैसे ही मोदी जी जो है अब बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ऐसा ममता बनर्जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा, ठीक है। तो याद रखिएगा। 12 नंबर में हम लोग देखते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो क्यों, तो मार्ले मिंटो अधिनियम जो है वह इसी के टाइम में आया था 1909 ईस्वी में, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। कालखंड क्या, तो 1905 से लेकर 1910 ईस्वी। 1907 ईस्वी में देखते हैं तो कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में सूरत अधिवेशन के दौरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस का विभाजन और बंगाल का विभाजन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। और अंग्रेजों के टाइम में जितना भी एक्ट आया था वह सब मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जाकर के पॉलिटी का प्लेलिस्ट जाकर के खोलिए, राज्य व्यवस्था का प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारा वीडियो जो है ये एक्ट से संबंधित सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप खोल लीजिए पॉलिटी का और जाकर के सारा वीडियो जो है वो आप देख डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में काम आने वाला है। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से लेकर 1916 ईस्वी, तो इसके बीच में ही 1914 आता है। तो आप भूलिएगा नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में जब शुरुआत हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का, उस समय कौन था वायसराय, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसमें जॉर्ज पंचम जो था ब्रिटेन का सम्राट, उसका भारत आगमन हुआ था और इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यही थी 1911 में घोषित किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। और इस घोषणा को अमल में कब लाया गया, 1912 ईस्वी में, एक साल के बाद दिल्ली को राजधानी बना दिया गया भारत का। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आगे 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली प्रवेश के समय बम फेंका गया था, तो यह पूछा नहीं जाता है लेकिन ध्यान रखिएगा। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी, ठीक है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना। आगे मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की गई, तो यह तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1916 ईस्वी याद जरूर रखिएगा, 1915 1916 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 ईस्वी, ठीक है। और इसके दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लीजिए आप, रॉलेट एक्ट देख लीजिए। इसके अलावा तृतीय अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी 1916 में, पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय में। SP सिन्हा जो है, मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो गवर्नर बने, गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय बने। और ये कहाँ के गवर्नर बने थे, तो बिहार के गवर्नर बने थे। BPSC के लिए भी आई है और बाकी जगह भी पूछा जा सकता है। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट लागू, तो यह तो भूलना ही नहीं है आपको। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह भी कोई नहीं भूल सकता है। हाल ही में बरसी भी हुई थी 1919 में, आपका 2 ही साल पहले इसका 100 साल पूरा भी हुआ था, तो इम्पोर्टेंट भी है। 1919 ईस्वी में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। और इसी के तहत भारतीय विधानमंडल को बजट संबंधी अधिकार दिए गए थे। बजट पर बहस करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया था, लेकिन बजट पर आप जो है वोटिंग नहीं कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। तो एक्ट्स के बारे में जैसा मैंने बताया कि प्लेलिस्ट जाकर के पॉलिटी का खोल लीजिए और वहां पर सारा एक्ट एक ही साथ आपको मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। 1921 से लेकर 1926 ईस्वी। 1 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ और इसी दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। पटना में भी हड़ताल का आयोजन हुआ था। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने इसी के समय में कार्य करना प्रारंभ किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 1922 ईस्वी में इसने ICS की जो परीक्षा होती थी, सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती थी, वह इलाहाबाद एवं लंदन दोनों जगह से कराने का निर्णय लिया था।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम भारतीय ICS कौन थे, यदि यह कमेंट में लिखिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो इंटरनेट से देख करके लिखिए, लेकिन लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता किसको नहीं याद है, गांधी जी इरविन से मिलने गए थे, भगत सिंह को बचा नहीं पाए थे, जो भी हो, यह विवाद का विषय वस्तु है। तो लॉर्ड इरविन जो है 1926 से लेकर 1931 ईस्वी, 1927 ईस्वी में देशी रियासतों के संबंध में हार्टोंग बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया। तो बटलर समिति पूछा जाता है, याद रखिएगा, 1927 ईस्वी, और बटलर का पूरा नाम हार्टोंग बटलर, ठीक है। ये तो आपका वो बटलर, वो अंग्रेज का, वो इंग्लैंड का खिलाड़ी नहीं, बटलर है ना, बड़ा अच्छा खेलता है, अभी किसकी तरफ से, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शायद खेल रहा है। 1927 ईस्वी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1929 ईस्वी, कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता, भगत सिंह के द्वारा जो है, और भगत सिंह, राजगुरु और आपके जो चंद्रशेखर आजाद थे, इन तीनों ने मिलकर हत्या की थी, यह भी कौन भूल सकता है। 1930 ईस्वी शारदा एक्ट लागू किया गया। विवाह की आयु लड़का 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, शारदा एक्ट पूछा जाता है, ठीक है। आगे लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी, 1935 का अधिनियम इसी के समय में लागू हुआ था और बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, 1935 का अधिनियम, जिसके आधार पर हमारा आधा संविधान बना हुआ है। तो इसके बारे में यदि आपको पढ़ना है तो जरूर से जरूर एक्ट वाला वीडियो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पॉलिटी का प्लेलिस्ट निकाल करके जरूर से जरूर देख डालिए। 1934 ईस्वी बिहार में भयंकर भूकंप आया था, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। विलिंगटन ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था और उस समय विलिंगटन जो था वह गवर्नर था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे लॉर्ड लिथगो 1936 से लेकर 1944 ईस्वी, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की शुरुआत जो है वह इसी के समय में हुई थी, लॉर्ड लिथगो के समय में। और इसने क्या किया, भारतीय नेताओं से और भारतीय लोगों से पूछे बिना भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, जिसके विरुद्ध कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पूरे सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। बिहार से भी इस्तीफा दिया गया था, श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। उस समय बिहार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री कृष्ण सिंह। 1940 ईस्वी अगस्त प्रस्ताव इसी समय लाया गया था, ठीक है। 1940 ईस्वी मतलब अगस्त प्रस्ताव जो है वो इसी के समय में लाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड वेवेल के बारे में। 1944 से 1947 इनका कालखंड था और 1945 ईस्वी में राजनीतिक समाधान हेतु शिमला सम्मेलन जो है वो इन्हीं के सामने में लाया गया था। वेवेल योजना के बारे में भी हम लोग पढ़े थे जब हम लोग एक्ट्स वगैरह पढ़ रहे थे। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो है वह इसी के समय में भारत आया था, ठीक है। और शाही नौसैनिकों का विद्रोह भी जो है वह इसी के टाइम में हुआ था। कैबिनेट मिशन वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग पुराने वीडियो जरूर से जरूर देखिए, सारा आपको लोगों को समझ में आ जाएगा। पॉलिटी का वीडियो देख लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948 ईस्वी ब्रिटिश भारत का अंतिम तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय। इसके शासनकाल में भारत स्वतंत्र हुआ तथा भारत से विभाजित होकर अलग देश पाकिस्तान बनाया गया और देशी रियासतों के भारत में विलय करने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह जो है अपनी बीवी के कारण ज़्यादा जाना जाता है, एडविना माउंटबेटन के कारण जो है, और बहुत सारे रोल तथ्य है उसके बारे में और बाकी जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लेकिन उन सब पर हम लोगों को जाना नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम एकमात्र जो भारतीय वायसराय थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है। तो यह जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम और अधिनियम के बारे में देखेंगे, किस वर्ष लागू हुआ था वो देखेंगे, आपका गवर्नर जनरल और वायसराय उस समय कौन था वो देखेंगे और विषय क्या था वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है इसमें वह है शिशु वध पर प्रतिबंध, 1795 के एक्ट के तहत लाया गया था और लागू कब हुआ था, 1804 में। वेलेजली जो था उस समय आपका क्या था, वायसराय था। और नियम 1795 में वायसराय कहाँ से आ गया,
वेलेजली जो था वो उस समय आपका गवर्नर था बंगाल का, ठीक है। और ये नियम जो है 21 के तहत, नियम 21 ये रोमन में लिखा हुआ है, नियम 21 के तहत जो है 1795 ईस्वी के एक्ट के तहत इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1804 में, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय जो थे राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये किया गया था 1829 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय विलियम बेंटिक थे। नियम 17 के तहत यह जो है 1829 में किया गया था। तो नियम 21 नियम 17 किससे संबंधित है याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 ईस्वी में, ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1843 ईस्वी एलन बरो के समय में, और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इसको समाप्त किया गया था। कब लागू कब किया गया था? 10 साल के बाद 1843 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856, लॉर्ड कैनिंग उस समय जो थे वो आपके भारत के गवर्नर जनरल थे, और विधवा विवाह की अनुमति इसके तहत दी गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी, उस समय वायसराय कौन? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और अंतर जातीय विवाह को इसके तहत अनुमति दी गई थी। इसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, और उस समय लैंसडाउन जो था वो वायसराय था, लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय की गई। इसके बाद शारदा एक्ट 1930 सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड इरविन के समय में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई। इंपॉर्टेंट सर, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद जरूर रखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल पीसीएस एडुकेयर, और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि अनेकों ज़रूरतमंदों तक यह वीडियो पहुंच सके। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन बाकी लोगों को अच्छा लगा, तो इतना मेहनत करता हूं तो थोड़ा सा शेयर करना तो बनता है, और फ्री सेवा दे रहा हूं तो इतना तो मदद कर ही सकते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचा दे आप, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, 9525360283 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 7043850144 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं पढ़ाई संबंधी कोई भी समस्या होने पर। तो अगले, जब तक कोरोना का महामारी रहता है, विकट स्थिति होती है, तब तक मेरी सारी सेवाएं मुफ्त होंगी आप सब लोगों के लिए। तो एंजॉय कीजिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, और पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। और अंत में जाते जाते बस इतना ही निवेदन करूंगा कि आपको नोट्स मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके अलावा मास्क जरूर लगाइए, लोगों की मदद जरूर कीजिए, जितना संभव हो उतना ही मदद कीजिए। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो सब मैं वीडियो बना करके अलग से बताऊंगा आपको। मास्क जरूर लगाइए, लोगों को भी कहिए मास्क लगाने के लिए, लोगों को जागरूक कीजिए, अच्छे से अपने घर में रहिए, और बिना आवश्यकता के बाहर मत निकलिए, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए यदि बाहर निकलते हैं तो, और बार बार हाथों को धोते रहिए। अपने परिवार में भी लोगों को कहिए हाथ वगैरह धोते रहें, सैनिटाइज करते रहिए अपना दरवाजा, और बाकी जो हैंडल वगैरह होता है, सीढ़ी का रेलिंग वगैरह होता है, वो सब आप जो है करते रहिए, सब सावधानियां बरतते रहिए। पढ़े लिखे इंसान हैं हम लोग, तो हम लोगों को सचेत रहना होगा। सरकारें हाथ खड़ा कर चुकी हैं, तो हम ही लोगों को आगे आना होगा। बस इतना ही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।